हेलो राम राम भैया लोग, स्वागत है आप सभी का मुकेश एग्जाम डोज पर। डियर, चल रहे CHSL एग्जाम के साथ साथ 27 नवंबर से ग्रुप डी का भी एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसमें डियर साइंस की बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, और कम समय होने की वजह से डियर ये समय हम लोगों को फास्ट रिवीजन की ज़रूरत है। तो फास्ट रिवीजन के तौर पर डियर हम लोग संपूर्ण फिजिक्स को कवर कर रहे हैं मात्र 2 क्लास में। डियर हम लोग पहले वाली वीडियो में कवर किए थे 1 से 52 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं ओवरऑल बात करूँ डियर तो हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किए होंगे। ठीक है, और आज इस वीडियो में डियर हम लोग 53 से लेके 100 प्लस तक के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। डियर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, यानी सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोग बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, ये है आपका सोनार का पूर्ण रूप। यदि मैं सोनार की बात करें कि सोनार की जो किस सिद्धांत पर काम करता है जो सोनार, तो आप कहेंगे सोनार हमारा प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है भैया, किस ध्वनि पर काम करता है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे हमारा सोनार काम करता है। और सोनार का आविष्कार किसने किया था? यदि मैं आविष्कार की बात करूँ डियर कि सोनार का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग बोलेंगे पाल लेविंगन। पाल पाल लेविंगन ने किया था। कौन किया था भैया? पाल लेविंगन ने किया था। ठीक है, तो ये हमारे सोनार के आविष्कारक हैं। ठीक है भैया, और सोनार में मैं बात करूँ कि किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग कहेंगे भैया कि सोनार में जो है ना, ये अल्ट्रासोनिक तरंगों की प्रयोग किया जाता है। किस तरंगों का भैया? अल्ट्रासोनिक तरंगों की प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोनार में अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, और सोनार में जो है भैया किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप लोग कहेंगे कि प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि ध्वनि कितने तेज है, तो क्या कहलाता है वह गुण भैया? तो वह गुण कहलाता है तीव्रता। तीव्रता। ठीक है, कोई ध्वनि कितनी तेज है, कोई ध्वनि कितनी तेज है, उसका वह गुण जो बताता है वह कहलाता है तीव्रता कहलाता है। ठीक है भैया, यदि मैं बात करूं भैया इस चीज़ का कि यदि कोई ध्वनि जितना देर कितनी जितनी दूर तक जाएगी, जिस उसकी तीव्रता जितनी अधिक होगी, यानी जिस ध्वनि की तीव्रता जितना अधिक होगा वह उतना ही दूर जाएगी। ठीक है, वह उतना ही दूर जाएगी। जैसे बड़े बड़े उपकरणों से जो ध्वनि निकलती है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे डीजे वगैरह बजते हैं भैया, तो आप लोग देखेंगे कि उसकी ध्वनि काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, लेकिन अभी एक छोटे से स्पीकर में आप देखेंगे तो उसका क्या होता है, उसका थोड़ा बहुत ही एरिया में कवर करता है। तो ऐसे ही हम बता सकते हैं जिसकी तीव्रता जितना अधिक होगी वह ध्वनि उतनी ही तेज होगी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। भैया क्वेश्चन नंबर 55 है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है, यानी भैया मनुष्य अपने जीवन में बोलचाल में कितने डेसिबल के अंतर्गत वह ध्वनि को यूज करता है, तो आप लोग कहेंगे 30 से 60 डेसिबल के अंतर्गत वह ध्वनि को यूज करता है। यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है डियर वह 30 से 60 डेसिबल के बीच में होती है। ठीक है, तो किसके बीच में होती है भैया? 30 से 60 डेसिबल की बात। ठीक है, 30 से 60 डेसिबल के बीच होती है। लेकिन भैया WHO की रिपोर्ट के अनुसार, WHO की रिपोर्ट के अनुसार यदि आपकी ध्वनि 80-85 यानी 85 प्लस ही होगा, यानी 85 प्लस है, तो वह आपकी ध्वनि शोर कहलाएगी। वह आपकी ध्वनि क्या कहलाएगी भैया? तो आप कहेंगे कि वह ध्वनि आपकी शोर कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग चिल्लाते हैं ना, किसी को बुलाते हैं तो बहुत तेजी से आवाज़ करते हैं, तो जो कहते हैं ना कि क्या चिल्ला रहे हो, क्या चिल्ला, तो चिल्ला इसलिए रहे हैं क्योंकि भैया उसकी फ्रीक्वेंसी 85 डेसिबल प्लस है, इसलिए वह चिल्लाना हमारा क्या कहला रहा है? शोर कहला रहा है। वह हमारी ध्वनि क्या कहला रहा है भैया? शोर कहला रहा है। तो हम लोग आम जीवन में अपनी बोलचाल में कितने डेसिबल तक की ध्वनि का यूज करते हैं, तो आप कहेंगे करेक्ट ऑप्शन 30 से 60 तक के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर क्वेश्चन नंबर 55। सीटी स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है? सीटी स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी यक्स किरण। यक्स किरण। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूँ डियर कि सीटी स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे यक्स किरण का। लेकिन भैया सीटी स्कैन के बाद जो 3D तस्वीर उस बनाई जाती है उसकी, उसमें भी हम लोग इसी यक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें भी भैया यक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56। क्वेश्चन नंबर 56 है भैया, एक आवर्तकाल में एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तय की गई दूरी क्या कहलाती है भैया? तो आप लोग बोलेंगे तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? तरंग दैर्ध्य। यहाँ पुरंतु हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ठीक है, यानी एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है भैया, और मैं बात करूँ तो यह एक पूर्ण तरंग की लंबाई होती है। ठीक है, एक पूर्ण तरंग की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है भैया, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए
अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करता है। यानी इन तरंगों में से भैया चमगादड़ किन तरंगों का प्रयोग करता है अपने उड़ान में अपने अवरोधकों को पहचान करने के लिए। तो आप बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका पराश्रव्य तरंगे। कौन सा तरंगे भैया? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डी पराश्रव्य तरंगे की कितनी हर्ट्ज होती है, तो ये 20,000 प्लस हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है भैया उसको हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, और ये पराश्रव्य तरंगे ये चमगादड़ के द्वारा उत्सर्जन की जाती है। ठीक है, और इसके इसके माध्यम से चमगादड़ अपने मार्ग में आने वाले जो भी अवरोध होते हैं उसको यह पता कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है भैया कि 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? चालक का प्रतिरोध क्या होगा डियर? हम लोग जानते हैं कि आर भी बराबर क्या होता है? आई आर। भी बराबर क्या होता है भैया? आई आर। वी क्या है? जहाँ पे आपका वेग है। आई क्या है आपका? वहाँ पे धारा है। आर क्या है भैया? वहाँ पे प्रतिरोध है। तो यहाँ पूछ रहा है 5 वोल्ट की बैटरी में, 5 वोल्ट की बैटरी में क्या है? यदि किसी चालक को 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध बताइए। तो भैया अगर हम आर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भी अपान आई। ठीक है, भी अपान आई हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना दिया है भैया? 5 वोल्ट दिया है। ठीक है, कितना दिया है? भी 5 वोल्ट दिया है। और धारा कितना है भैया? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर तो 2 से हम लोग 5 काटेंगे तो हो जाएगा 2.5 ओम। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा भैया? हमारा 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है भैया कि यदि यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है भैया, यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग कहेंगे कि उसका प्रतिरोध क्या होगा भैया? बढ़ेगा। उसका प्रतिरोध क्या है भैया? बढ़ेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? तो आप लोग कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान होता है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे भैया विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है भैया, क्या होता है? समान होता है। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा समान होती है तथा प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ठीक है भैया, यदि मैं विभवांतर की बात करूं तो विभवांतर का मान अलग होता है, लेकिन विद्युत धारा में जो प्रतिरोध होता है भैया उसका श्रेणी क्रम में संयोजन में वह समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 64 क्वेश्चन है भैया हमारा कि यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए, यदि प्रतिरोध को क्या है भैया? प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग यही कहेंगे कि वह जो धारा है भैया वो आधी हो जाती है। यदि आप प्रतिरोध को दुगुना करते हैं तो विद्युत धारा क्या होती है भैया? आधी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 65। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है भैया? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, यानी 220 वोल्ट से यानी 50 हर्ट्ज के बीच होती है। 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है भैया, यानी हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति की सप्लाई की जाती है वह 220 की होती है और जिसकी आवृत्ति की मैं बात करूँ तो वह 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन भैया विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है भैया, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप कहेंगे ये विद्युतीय चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित है, यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है भैया, विद्युत चुंबकीय प्रेरक यानी विद्युत मोटर हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप लोग कहेंगे भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यानी जो भैया माइकल फैराडे ने बताया था कि विद्युत चुंबकीय का जो प्रेरण के अनुसार जो विद्युत धारा है जो उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र होता है वह उसकी गति के अनुकूल होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जो कि विद्युत मोटर के सिद्धांत इसी पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 67। प्रत्यावर्ती धारा एसी से दृष्टि धारा डीसी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी डियर जो हमारे घरों में एसी करंट आता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, ये किसके द्वारा कहलाता है करते हैं भैया? तो ये दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। ठीक भैया, जो हमारे घरों में एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है वो किसके द्वारा होता है भैया? दृष्टिकारी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 68 है न्यूमेरिकल में। एक घंटे में क्वेश्चन नंबर 68 कि एक घंटे के समय में 10 एंगस्ट्रॉम के धारा प्रवाह के स्थानांतरित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? तो आप लोग कहेंगे भैया ये करेक्ट ऑप्शन डी, यानी 3.6 इंटू 10 पावर 4 कुलाम। ठीक है, 3.6 इंटू 10 पावर 4 कुलाम होता है क्या भैया? हमारा विद्युत आवेश की मात्रा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। उपकरण जो दृष्टि धारा डीसी की प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? तो हमारा इन्वर्टर होता है। यानी जो हमारे घरों में डीसी को जो जो डायरेक्ट करंट होता है हमारा, उसको एसी में कन्वर्ट कौन करता है भैया? तो ये है हमारा इन्वर्टर कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है भैया, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा भैया आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 70 की प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक सेल का उदाहरण क्या नहीं है? तो आप लोग कहेंगे सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल करेक्ट ऑप्शन क्या है भैया? आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो प्राथमिक सेल के अंतर्गत कौन से सेल आते हैं भैया? यानी एक इस प्रकार का सेल जिनको आवेशित नहीं किया जा सकता है, वे हमारे प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। यानी उन्हें साधारण सेल कहते हैं। जैसे लेक्सांसिस सेल होता है, डेनियल सेल होता है, शुष्क सेल होता है, इसको हम लोग केवल एक बार ही यूज करते हैं। लेकिन जो द्वितीयक सेल होते हैं भैया ना, जो द्वितीय टाइप के सेल होते हैं, उन सेलों को हम लोग पुनः आवेशित करके उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेल होते हैं उन्हें हम लोग सीसा संचालक सेल कहते हैं। सीसा संचायक सेल कहते हैं, और या तो नीफे सेल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? नीफे सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल या नीफे सेल। ठीक है, ये दोनों हमारे द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है भैया, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई चुंबक क्या करता है भैया? चुंबकीय गुण खो देता है। यानी क्यूरी ताप वह ताप है डी, जब हम किसी का चुंबक का अधिक ताप बढ़ाते हैं तो क्या करता है? अपनी चुंबकीय गुण को खो देता है। यानी अगर मैं बात करूँ अगर चुंबकीय गुण को नष्ट करने के लिए, तो अत्यधिक आप ताप देकर भी चुंबकीय गुण को नष्ट कर सकते हैं, या चुंबक को पीट दें, अधिक पीट कर उसको चुंबक को और चौड़ा कर देंगे तो उसका जो चुंबकीय गुण है उस तरीके से भी नष्ट हो जाएगा। या तो आप कहें तो खुले लंबे समय तक आप चुंबक को खोल दीजिए, लंबे समय तक चुंबक को खुला छोड़ देने पर भी उसका चुंबकत्व गुण जो होता है भैया कम होने लगता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई चुंबक क्या होता है? चुंबकीय गुण खो देता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है भैया, पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं। पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं यानी किस दिशा में? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन बी, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है भैया, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक की तरफ की हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं। ठीक है डियर, यदि मैं बात करूं डियर कि पृथ्वी पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं आप देखेंगे तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ ही गमन करती हैं। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ ही गमन करती हैं। इसीलिए डियर हम लोग जब भी कभी कंपास की सुई को स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं ना, तो वह जो होता है सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है भैया, गाउस टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये है भैया हमारा चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है भैया, करेक्ट ऑप्शन डी, यानी चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो भौतिक राशि मात्रक है भैया वो है हमारा गाउस और टेस्ला। ठीक है, अगर मैं बात करूं भैया टेस्ला, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। लेकिन जो गाउस है भैया ना, ये सीजीएस मात्रक है। जो चुंबकीय क्षेत्र का गाउस है यह सीजीएस मात्रक है। कौन सा मात्रक है भैया? सीजीएस मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में ली जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया बी, यानी वेबर। ठीक है भैया, क्या है? वेबर। ठीक है, यदि मैं बात करूँ डियर कि वेबर का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोग कहेंगे जो वेबर का एसआई मात्रक है भैया वो है आपका टेस्ला, टेस्ला प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला प्रति मीटर स्क्वायर। ये है भैया हमारा वेबर का एसआई मात्रक। ठीक है, यदि मैं बात करूँ डियर अगर सीजीएस में इसका मात्रक क्या होगा, सीजीएस में इसका क्या मात्रक होगा, तो आप लोग बोलेंगे मैक्सवेल, यानी क्या हो गया भैया? मैक्सवेल हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वेबर इकाई का प्रयोग किया जाता है। वेबर का एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। इसी को यदि सीजीएस पद्धति में बोले तो आप लोग बोलेंगे मैक्सवेल। ठीक है भैया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 है भैया, लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग किसी भी चुंबक को यदि अधिक ताप दें तो क्या करेगा भैया? उसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, जो चुंबकीय गुण है वो हमेशा क्या करेगा? घटेगा। ठीक है भैया, क्या करेगा? घटता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग चुंबकीय का ताप बढ़ाएंगे तो उसका चुंबकीय गुण क्या होगा? घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 76, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन सी, यानी हेनरी। क्या है भैया? हेनरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रेरकत्व का मात्रक क्या भैया? हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक अभी हमने आपको बताया था, क्या है भैया? वो है टेस्ला। क्या है भैया? टेस्ला है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है भैया,
फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए? तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन बी यानी 2 नियम दिए। कितने नियम दिए भैया? 2 नियम दिए। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए थे। पहला नियम है भैया कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति करती हुई चालक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और जो द्वितीय नियम था इसका कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 79। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है भैया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ये यानी नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है भैया कि किस किस तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? तो आप लोग कहेंगे कि बढ़ेगा, यानी जो प्रभाव है उसका क्या होगा भैया? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। ठीक है भैया, क्या करेगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण से 35 डिग्री का कोण बनाते हुए इस पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण क्या होगा भैया? इसके लिए हम लोग बताएं तो एक फार्मूला बनता है कि हम लोग इसमें देखते हैं कि V बराबर आई आर होता है, जहाँ पे ए आई आपका अपवर्तन कोण है और इसके कोण से बनता है। तो डी आप लोग कहेंगे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 35 कर देंगे, यानी 90 माइनस थीटा इसकल टू 35 दिया है। तो अगर हम लोग थीटा को इधर कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा भैया 90 माइनस 35। तो 90 माइनस 35 बराबर हो जाएगा 55। यानी यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 35 डिग्री का कोण बनाता है तो आपतित किरण में इसका परिवर्तन कोण कितना हो जाएगा भैया? 55 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया कहाँ बनेगा ये प्रतिबिंब? तो आप लोग कहेंगे अनंत पर बनेगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप लोग कहेंगे भैया अनंत पर बनेगा। ठीक है, और वस्तु किस तरीके का बनेगा? तो वस्तु का आकार जो है आवर्धित ही रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब इसका वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब यह अनंत पर बनता है तो जो इसका प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया बी यानी अवतल दर्पण का। ठीक है भैया, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 84। आंखों की वक्रता कॉर्निया की सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया ए यानी अबिंदुकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं भैया एस्टिजमेस्टिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 85। वर्णांधता रोग से पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः किन रोगों का विभेद नहीं कर पाता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए यानी लाल व हरे रंगों का वो क्या करता है भैया? विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर जो वर्णांधता रोग है यह अनुवांशिक होता है। ठीक है, यह क्या होता है भैया? अनुवांशिक होता है, जिसमें यह लाल और हरे रंग की विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 86। खतरों के संकेत किस प्राकृतिक परिघटना के कारण लाल रंग के बनाए जाते हैं? तो किस कारण भैया बनाए जाते हैं? तो आप लोग यही कहेंगे कि इसका परिकिरण बहुत कम होता है, यानी इसका बिखराव बहुत कम होता है, इसलिए हमको दूर से भी लाल रंग दिख जाता है। ठीक है, इसी के लिए क्या भैया कि दूर से लाल रंग दिख जाता है, इसी के लिए हम लोग खतरों के संकेत के लिए लाल रंगों का प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो इसका इसी के एग्जाम्पल पे फॉलो करता है, जैसे कि समुद्र का नीला दिखाई देना, दिन में आकाश का नीला दिखाई देना, या आप कहेंगे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो आकाश का लाल रंग नारंगी दिखाई देता है, ये इसी के कारण होता है क्योंकि उसका जो परिकिरण होता है भैया बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं दर्पणों के बीच का जो कोण है वो है 60 डिग्री। ठीक है, और यदि प्रतिबिंबों की संख्या की बात करूँ n बराबर, तो आप लोग कहेंगे कि 360/60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n बराबर क्या आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। n बराबर 6 हो जाएगा। अगर मैं प्रतिबिंबों की संख्या की बात करें तो जिसका फार्मूला होता है n-1, तो n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 है, 6 - 1 होगा तो क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी यानी 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, यानी प्रकाश की चाल का क्रम बताइए। यानी प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उससे कम किस में है, उससे कम किस में है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल भैया निर्वात में होती है। तो यहाँ पे देखते हैं एक ऑप्शन में केवल निर्वात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद प्रकाश की चाल गैस में होती है उससे कम, फिर उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम किस में होती है भैया? ठोस में होती है। ठीक है, तो ठोस में सबसे कम होती है और निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश का चाल। अगर मैं बात करूँ डियर प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 × 10⁸
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है भैया आपने निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल का क्रम क्या हुआ, निर्वात, निर्वात के बाद गैस, गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद ठोस। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है भैया, मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप लोग कहेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भैया मृग मरीचिका होता क्या है? तो एक प्रकार का यह भ्रम उत्पन्न करता है, ये एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे बहुत दूर से देखने के बाद जैसे रेगिस्तान में आपको जल दिखने का, जलाशय यानी जल दिखने का जो प्रतिबिंब आपको ऐसा एहसास कराएगा या आभास कराएगा, तो ये क्या है, एक प्रकार का ये भ्रम है, जिसको हम लोग मृग मरीचिका के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है भैया कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण से हमें किसी वस्तु को देखने में उसके बीच भ्रम की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 90 कि वाहनों के पास स्पष्ट दृश्य दिखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे भैया कि उत्तल दर्पण का। ठीक है भैया, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो वाहन के साइड मिरर होते हैं डियर, उसमें जो पीछे वाली गाड़ी आती है, जो या पीछे कोई भी वस्तु है, उसको हम लोग छोटे में और सीधे में देखते हैं, छोटे में और सीधे में देखते हैं, और इसलिए वो देखने में बहुत आसानी होता है। तो इसलिए हम लोग किसका, कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो आप लोग कहेंगे भैया उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, मोतियाबिंद के उपचार में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं भैया? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी इंट्रा ओकुलर लेंस। इंट्रा ओकुलर लेंस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी मोतियाबिंद में हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इंट्रा ओकुलर लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, किस लेंस का भैया? तो आप लोग कहेंगे इंट्रा ओकुलर लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी स्थित है, और यदि इस बिंब का दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित किया जाए तो प्रतिबिंब की दूरी विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी दूरी विस्थापित हो जाएगी? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि u बराबर 40 दिया है, यानी फोकस दूरी अवतल दर्पण में 40 सेंटीमीटर, u बराबर क्या दिया है? 40। यानी हम लोग जानते हैं कि u का मान हमेशा क्या रखते हैं? निगेटिव, तो u बराबर 40 हो जाएगा। और यहाँ पे फोकस जो दिया, फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, f बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v वाला फार्मूला रखेंगे, तो जिसको सॉल्व करेंगे दिया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूला पर रख के, तो क्या बनेगा भैया? 36 सेंटीमीटर, वो भी क्या कि दर्पण से दूर बनेगा। ठीक है भैया, दर्पण से दूरी पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है भैया? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा लेंस की क्षमता का, तो ये हो जाएगा बी, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है भैया, जिसको हम लोग इसको पी से दर्शाते हैं लेंस की क्षमता को, और फोकस दूरी को दर्शाते हैं भैया एफ से, यानी तो व्युत्क्रम होता है तो 1/f, पी बराबर 1/f, जो ये फार्मूला हो जाता है आपके लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है भैया? तो आप लोग कहेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है भैया हमारा कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप लोग क्या कहेंगे भैया कि यह कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन है, जिसके कारण सूर्य निकलने से पहले ही हम लोगों को 2 मिनट दिखने का आभास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 95। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया इसका डी, यानी अनंत पे। ठीक है भैया, अनंत पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 96। भारी तत्वों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर अस्थायित्व में होती है, तो क्या होती है भैया? अस्थायित्व में वृद्धि। तो क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्या होती है भैया? वृद्धि होती है। ठीक है, यानी भारी तत्वों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों का अनुपात बढ़ने पर अस्थायित्व में क्या होती है भैया? वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया? तो भैया न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन ए, यानी एनरिका फर्मी। ठीक है भैया, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनरिको फर्मी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया? तो आप लोग बोलेंगे एनरिको फर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98 क्वेश्चन क्या है हमारा? 98 क्वेश्चन है भैया हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने वाला तत्व है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने वाला तत्व है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, यानी कैडमियम। ठीक है भैया, क्या है हमारा? कैडमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है, यानी किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। ठीक है भैया, नाभिकीय संलयन पे हमारा हाइड्रोजन बम आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया डी,
सॉरी बी यानी भारी जल D2O, भारी जल D2O। इससे भी फारूक क्वेश्चन बन जाता है कि भारी जल का सूत्र क्या है, तो आप भी बता देंगे D2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्वेश्चन है भैया, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन ए यानी हेनरी बेकरल, हेनरी बेक्वेरेल, हेनरी बेक्वेरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो किसमें परिवर्तित होते हैं भैया? तो आप लोग कहेंगे सीसा में। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा तत्व है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में उसका भंडार है? तो यह है भैया आपका थोरियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यानी रेडियो धर्मी किरणों के उत्सर्जन के बाद सभी प्राकृतिक रेडियो धर्म तत्वों का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। और यदि अगर मैं बात करूं डियर की एक रेडियो धार्मिक तत्व जिसके भारत में सबसे अधिक भंडारण है, तो वह है हमारा थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन है भैया, किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति क्या होती है? किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की जो प्रकृति होती है वह होती है धनावेशित, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भैया, क्या होती है? धनावेशित होती है। अगर मैं बात करूँ डियर परमाणु में जो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन तो हमारे धनात्मक होते हैं, प्रोटॉन भैया हमारे क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। लेकिन जबकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन होते हैं। और रही बात जब इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारे नकारात्मक, निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भैया इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होता है इसी कारण से, क्योंकि वह क्या होता है भैया? ये आपका ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्वेश्चन है भैया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 6 महीने है, पदार्थ की 3/4 कितने समय में क्षय होगा? तो कितने समय में क्षय होगा भैया? तो आप लोग कहेंगे 12 महीने में होगा। ठीक है, कितने महीने भैया? तो जब एक अर्ध आयु 6 महीने में, तो 2 अर्ध आयु आप बोलेंगे तो 12 महीने में। ठीक है, तो कब हो जाएंगे भैया? 12 महीने में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 106। 106 क्वेश्चन है, लेजर किरणें के आविष्कारक हैं, लेजर किरणें के आविष्कारक हैं, तो ये है भैया हमारे थियोडर मैमन, थियोडर मैमन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्वेश्चन है भैया, आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में भैया एलन ट्यूरिंग जाने जाते हैं, एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, फैक्स प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा और किस सन में किया गया था? तो फैक्स प्रणाली का आविष्कार अलेक्जेंडर वेल के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर वेल के द्वारा किया गया था 1843 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, रिवॉल्वर के खोजकर्ता कौन है? रिवॉल्वर के खोजकर्ता कौन है? तो आप लोग कहेंगे सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सैमुअल कोल्ट, सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। 110 क्वेश्चन है भैया हमारा, कि क्रिस्कोग्राम के आविष्कारक कौन है भैया? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी जेसी बोस, जेसी बोस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 111, एडिसन, एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो आप लोग कहेंगे ग्रामोफोन का, ग्रामोफोन का। ठीक है भैया, एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो आप लोग कहेंगे ग्रामोफोन का, ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है भैया? तो आप लोग कहेंगे पास्कल, पास्कल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है भैया? तो आप लोग क्या कहेंगे कि इसके खोजकर्ता है पास्कल। ठीक है भैया, और इसका आविष्कार जो है 1645 ईस्वी में गणना मशीन को वर्णन करने के रूप में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। 130 क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? 130 क्वेश्चन है हमारा कि टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी यानी ग्राहम बेल। ठीक है भैया, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप कहेंगे ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 114, रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? तो रमन प्रभाव का सिद्धांत सीवी रमन ने दिया था, सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो एलन ट्यूरिंग ने किया था, एलन ट्यूरिंग ने किया था। अगर इनका फुल नाम बताएं एलन ट्यूरिंग का भैया, तो आप लोग कहेंगे एलन ट्यूरिंग का फुल नाम होता है राइट बंधुओं के आर्विले एवं व्हीलर ने, राइट बंधुओं के आर्विले एवं व्हीलर ने वायुयान का आविष्कार किया था। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं पहली उड़ान जो हुई थी 17 दिसंबर, पहली उड़ान 17 दिसंबर 1903 में। ठीक है भैया, 17 दिसंबर 1903 में पहली उड़ान किए थे राइट बंधुओं ने। ठीक है, तो इसलिए वायुयान का आविष्कार कौन हो जाएंगे? एलन ट्यूरिंग। तो उम्मीद है डियर आप सभी को फास्ट रिवीजन के तौर पे ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे साइंस में बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।